बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होम्योपैथी स्टेप हेड पर मैं आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक अहम इशू है। मोस्टली बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त जो होते हैं इससे परेशान होते हैं। ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, जिस तरह से एज़ोस्पर्मिया होता है उसी तरह से एक ओलिगोस्पर्मिया भी होता है। तो ओलिगोस्पर्मिया के बारे में आज बात करेंगे, उसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और उसकी क्या कॉजेज़ होती हैं और उसका क्या इलाज होता है, तो इसके बारे में आज मुकम्मल रीड करेंगे। तो मैं डॉक्टर शाहिद मलिक, आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बात हो रही है आज ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, इसके बारे में आज मुकम्मल डिटेल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरी हर आने वाली जो मालूमात से भरपूर वीडियो होती है ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मुकम्मल मिलता रहे। तो दोस्तों बात करेंगे आज हम ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। ओलिगोस्पर्मिया भी एज़ोस्पर्मिया की तरह एक डिजीज़ होती है जो आमतौर पर बहुत से लोगों में पाई जाती है। ओलिगोस्पर्मिया में इस तरह से होता है कि इसमें स्पर्म का जो काउंट होता है, स्पर्म काउंट जो होता है वो लो क्वांटिटी होती है, उसमें स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मली रेंज जो होती है वो इंसान में, हर इंसान में एक मुख्तलिफ होती है। स्पर्म काउंट ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहिल में इसकी जो मुख्तलिफ काउंट्स आती हैं, जिस तरह से सन बुलूगत होता है या हम जिसे प्यूबर्टी की उम्र कहते हैं, वहाँ से शुरू होते हैं। तो वहाँ पर उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कुछ और होती है और शादी के बाद या शादी के वक्त जो होती है वो कुछ और होती है और इस तरह से उम्र के हिसाब से ये स्पर्म काउंट जो होती है वो कम और ज़्यादा होती रहती है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारी जो एक आदमी के लिए, एक मेल के लिए स्पर्म काउंट जो है वो कितना होना चाहिए। तो WHO की जो रिकमेंडेड रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक नॉर्मल रेंज जो होती है वो 15 मिलियन होती है। 1 ml में या 1 मिलीलीटर में जो सेमन होता है, जब मनी होती है, उसमें 15 मिलियन स्पर्म्स की काउंट होनी चाहिए। ये WHO की रिकमेंडेड रिपोर्ट्स होती हैं। तो अगर किसी पेशेंट का या किसी दोस्त का जब एनालिसिस करवा रहे होते हैं, जो सेमन एनालिसिस होता है, तो वो टेस्ट से पता चलता है। जब आपने टेस्ट करवा लिया है तो वहाँ पर अगर किसी मेल का या किसी कपल का जब आपके पास इनफर्टिलिटी के लिए हवाले से वो आपके पास रिपोर्ट होते हैं तो वहाँ पर आपने एनालिसिस उनका करवा लिया है, अगर ये 10 से 15 है या 10 से 15 है, 1 ml सेमन में 10 से 15 मिलियन है, तो ये माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया होता है। अगर इसी तरह से इससे भी कम मिकदार में आ जाता है, जिस तरह से 5 से लेकर 10 मिलियन तक अगर उसके स्पर्म्स आ रहे हैं, तो ये मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया होता है। अगर ये 5 से भी कम आ रहा होता है तो बहुत से लोगों में ये 5 से भी कम आता है। अगर ये 5 से भी कम आ रहा है, 5 मिलियन से कम आ रहा है, तो ये सीवियर किस्म का ओलिगोस्पर्मिया होता है। तो जी दोस्तों, ये जो जिस तरह से मैंने डिस्क्राइब किया है कि ओलिगोस्पर्मिया में कितनी किस्में होती हैं। ओलिगोस्पर्मिया को आज चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर किसी बंदे में ओलिगोस्पर्मिया की कैफियत है तो वहाँ पर वो कपल जो होता है वो उसमें फीमेल में या मेल में उसको प्रेगनेंसी की कंसीव करने की बहुत कम चांसेस होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। तो अब इसको जांचने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास कपल आते हैं इनफर्टिलिटी के केस के हवाले से, जब हमारे पास केस रिपोर्ट होते हैं तो वहाँ पर उनको सबसे पहले हम सेमन एनालिसिस का हम जब टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ सामने आ जाती है कि पेशेंट जो है उसकी क्या इस वक्त जो स्टेटस है वो ओलिगोस्पर्मिया में है, वो एज़ोस्पर्मिया में है, या उसकी स्पर्म काउंट जो है वो कितनी आ रही है, सलेजेस कितने आ रहे हैं, और इसके जो मोटालिक हैं वो कितने हैं और नॉन मोटालिक स्पर्म जो हैं वो कितने हैं। तो इसके बाद पता चलता है कि ये जो है ये पेशेंट है, ये ओलिगोस्पर्मिया का है या एज़ोस्पर्मिया का है। तो जब ये एक कैटेगरी में हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम उसकी कॉजेज़ को देखते हैं कि ये जो काजेज़ हैं ये किस वजह से ओलिगोस्पर्मिया जो है वो हो रहा है। तो नॉर्मली इसमें मैं दो चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा कि एक फ़िज़िकली होती है और एक साइकोलॉजिकली होती है। साइकोलॉजिकली जो काजेज़ जो होती हैं या फिज़िकली जो
काजेज़ जो होती हैं उन दोनों को मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। जिस तरह से अगर हम फिज़िकली अगर बात कर लेते हैं, फिज़िकली में इस तरह से होता है कि कहीं पर टेस्टिकल की जो होती है वो स्वेलिंग आ जाती है या पेनिस की स्वेलिंग आ जाती है यहाँ, या कहीं पर किसी चोट की वजह से या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ये सब जो होती हैं ये फिज़िकल ओलिगोस्पर्मिया के साइंस होते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि उनके दाढ़ी या मूंछ जो या जिस्म के जो बाल होते हैं वो कम होते हैं या शुरू से भी उनके कम होते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनके दाढ़ी जो होती है वो बिल्कुल इस एरिया में होती है या मूंछें जो होती हैं वो बिल्कुल इस एरिया में होती हैं। इसी तरह से उनके आँखों के जो आईब्रोज होते हैं उनके भी बाल जो होते हैं वो कम होते हैं या बाद में ये झड़ जाते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो ये ज़्यादातर ऐसे जो मसाइल होते हैं फिज़िकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होते हैं। और नॉर्मली जिस तरह से हमारे माशरे में आजकल जिस तरह से नौजवान जो हैं बैड सोसाइटी हो गई या अननेचुरल चीज़ें हो गई उनको अडाप्ट कर लेते हैं, इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो जिनसी बेरहरवी जिस तरह से हो गई या ऐसी चीज़ें हो गई जो अननेचुरल प्रोसेस होते हैं, जिस तरह से मास्टरबेशन हो गई या सेक्स डिज़ायर में इस तरह से वो नौजवान अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो इस वजह से भी ये ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम उनमें आ सकता है। तो ये हो गई फिज़िकली, मैंने चूँकि मोटा मोटा डिस्क्राइब कर लिया है। तो अब चलते हैं साइकोलॉजिकली के बाद। तो इसके साथ मैं डिस्क्राइब कर रहा था जब फिज़िकली और भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिस तरह से जैसे हम वेरिकोसील हो गया या टेस्टिकल्स की स्वेलिंग हो गई। तो ये होता है कि बेसिकली जब टेस्टिकल्स में स्वेलिंग होती है, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर उसकी सूजन की वजह से जो ब्लड का बहाव है वो तेज़ हो जाता है या रश ऑफ ब्लड हम जिसे कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि दर्जा हरारत अगर ज़्यादा हो जाए तो स्पर्म की जो लाइफ होती है या स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है वो या तो किल हो जाती है या स्पर्म की प्रोडक्शन जो होती है वो डिस्टर्ब होती है या स्पर्म जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो उनकी मोर्टेलिटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बेसिकली ये है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है जहाँ पर हमारे जेनेटल ऑर्गन होते हैं जिस तरह से स्क्रोटम है या टेस्टिकल हैं, तो ये इनका मैटर जो है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं अपने आप को। चूँकि फिज़िकली इनमें जो हमारे टेस्टिकल होते हैं इनकी जो मीडियम है वो अल्कलाइन होती है। तो इसी तरह से एक वजह ये भी हो जाती है कि अगर स्क्रूटम या टेस्टिकल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए तो एक काज ये भी हो सकती है कि वहाँ पर इसको जो हमारे स्पर्म काउंट होते हैं उसको ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। और सेकेंडली कुछ ऐसी जिस तरह से हो जाते हैं, सिफिलिस हो गया या गैनोरिया हो गया या कोई और इन्फेक्शन हो जाता है, जिस तरह से सुजाक हो गया या इसके साथ स्पर्म काउंट की जो प्रोडक्शन होती है इसमें असर पड़ता है। इन बीमारियों की वजह से, इन इन्फेक्शंस की वजह से क्लेमाइडिया हो गया जिस तरह से, क्लेमाइडिया की वजह से भी ये हमारी जो स्पर्म की काउंट है या उनकी प्रोडक्शन है वो उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो या कोई डिस्चार्जेस हो गए जहाँ पर डिस्चार्जेस की वजह से भी हमारे जो स्पर्म्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। या इजैकुलेशंस की भी बहुत से मसाइल होते हैं जहाँ पर रेडियोक्रिट इजैकुलेशन हो गया या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया या नाइट फॉल्स हो गए। नाइट फॉल्स की वजह से भी जो हमारे स्पर्म काउंट्स होते हैं या स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसी तरह से अगर कोई इंजरी हो गई है या जनरल इंजरी हो जाती है या पेल्विक इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। या ट्यूमर्स जिस तरह से हो जाते हैं या कैंसर हो जाता है या कैंसर की वजह से भी उनकी जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहाँ पर इनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करते हैं। या सर्जरी जो पेल्विक रीजन की अगर सर्जरी की गई है तो उसकी भी किसी वजह से किसी हद तक वो भी डिस्टर्ब कर सकती है। या ऐसे लोग जो पहले से कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं या शुगर उनमें होती है,
ब्लड प्रेशर उनका जो है वो ज़्यादा रहता है, और वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या हार्ट डिजीज़ में अगर कहीं वो मुतासिर हैं और उनको ठीक करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं या ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं भी उनमें भी स्पर्म काउंट की जो मसाइल होते हैं या उनके स्पर्म काउंट जो है या प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ये तमाम जो मैंने आपको बताई हैं ये ओलिगोस्पर्मिया के हवाले से बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली कॉजेज़ हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। जिस तरह से हम हमारा जो हार्मोन है एंड्रोजन है या टेस्टोस्टेरोन है, इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से या इनकी इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। या वो लोग जो ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो टोबैको का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या अल्कोहलिक जो लोग होते हैं, शराब नोशी ज़्यादा करते हैं, तो ये भी वजूहात हो सकती हैं। और एक और वजह ये भी हो सकती है कि जो हमारे टेस्टिकल रीजन है अगर वो ओवर हीट हो जाते हैं, ऐसे लोग जो भट्टी पर या ऐसे मज़दूर जो कहीं गर्म जगह पर काम करते हैं, तो उनमें ऐसा होता है कि टेस्टिकल अगर ओवर हीट हो रहे हैं तो वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर रहे, तो वहाँ पर भी जो हमारे स्पर्म्स हैं उनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। या ऐसे लोग जो ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं, या ऐसे लोग जो ऐसी जगह पर बैठ कर काम करते हैं, उनके जो चेयर्स का इस्तेमाल होता है जहाँ पर टेस्टिकल्स में मुश्किल जो है टेम्परेचर बना रहता है, तो इसलिए भी उनके ये मसाइल कभी कभार सामने आ सकते हैं। या ऐसे लोग जो कंप्यूटर पर काम करते हैं और वो लैपटॉप जो है अपने पेल्विक रीजन में रख लेते हैं, या बैठे हुए या लेटे हुए, तो उसकी हीट की वजह से भी अगर ओवर हीट हो जाए तो भी ये हो सकता है। और इसके साथ ओबेसिटी या मोटापा हम जिसे कहते हैं, मोटापा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा बीमारियों को जड़ होता है, और इसकी वजह से भी स्पर्म काउंट जो हमारे नर्व्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, वो दबती हैं, या उसमें उनकी जो एक्टिविटी है वो सही नहीं हो पाती। तो ये तमाम जितने भी मैंने आपको बताई हैं, ये सारे के सारे जितने भी कॉजेज़ हैं ये ओलिगोस्पर्मिया काज कर सकती हैं। तो अगर हम बात करें इलाज के हवाले से, तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक होता है, तो वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनको देखते हैं, ये वारी करते हैं कि भी इसमें कौन सी काज आ रही है या किस काज की वजह से, उसको तब जाकर हम अपना इलाज जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो सिम्पटम ज़्यादा मैटर करती हैं, और मैं आपको इसके हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से लाइफ़स्टाइल हो गया, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना होता है, खाना जो है वो अच्छा खाना होता है, जंक फूड या हो गया, या मतलब इस तरह का स्टफ़ नहीं लेना चाहिए जो हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डाल रहा हो। अननेचुरल प्रोसेस कोई भी हो, अननेचुरल चीज़ें जो हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एक्सरसाइज को मामूल बनाना पड़ेगा। डिप्रेशन जो होती है उसको आपको ख्याल रखना होगा कि पेशेंट जो है वो डिप्रेस ना हो और एंजाइटी ना हो उसमें। तो ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं ये आप इसको अगर काउंट कर लेंगे तो आपके जो स्पर्म काउंट है उसके साथ आप इलाज भी कर लेंगे, अपने फिजिशियन डॉक्टर से जाकर मशवरा कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन है और बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है इसका ओलिगोस्पर्मिया के हवाले से कि आपका लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ अगर आप इलाज कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा और बेहतरीन इलाज हो सकता है, और आपकी स्पर्म काउंट जो है वो मुकम्मल हो सकती है। तो जी दोस्तों, ये आज का हमारा जो टॉपिक था ओलिगोस्पर्मिया के हवाले से, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ थम्स अप भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो।